तो हम जो अपना एक गुड वाटर है और वैक्सीन कवरेज है, यह दो बड़ा इम्पॉर्टेंट कार्य प्ले कर रहा है हमारे हेल्थ के इशू पे। अब जो प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत योजना है, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हिस्टोरिकली लो रहा है और वह पूरे हेल्थ बजट का एक स्मॉल बजट हुआ करता था, और जो मेजॉरिटी ऑफ फंड था वो कहाँ जाता था? सैलरीज पे और एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट पे। लेकिन जो अपना एक नया सिस्टम उन्होंने इस बार कहा है कि वह ऐसी कोशिश की जाएगी कि हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करेंगे और इन्हेंस करेंगे डिसीज सर्वेलेंस एंड डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज। तो जो हमारा पहले के हेल्थ बजट में जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कम खर्च किया करते थे, ज़्यादातर सैलरीज और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जाया करता था, जो हमारा PMANSBY है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसने यह इम्फेसिस किया है कि हम हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करें ऑल लेवल पे। इसमें हम क्या करें? हम इस्टेब्लिश करें इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ वायरोलॉजी। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि हम जो एक डिसीज को सर्वेलेंस को डायग्नोस्टिक कैपेसिटीज को बढ़ाना चाहते हैं, उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा क्या है? हम एक्सपेंशन करें, हम इस बात का विस्तार करें कि हेल्थ और जो वेलनेस सेंटर हैं अंडर PMANSBY बढ़ें, और उसके लिए 13,192 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। तो देखिए, अब आपको इसमें आंसर क्या करना होगा, क्या आप इसको समझेंगे कि हमारी जो पहले की हेल्थ की बजट थी और इस हेल्थ के बजट में क्या फर्क आया है। पहले के हेल्थ के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इम्फेसिस कम था, इस बार के हेल्थ बजट में कैपिटल इम्फेसिस में कैपिटल एक्सपेंडिचर में इम्फेसिस बढ़ रहा है। और जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, उसने यह कोशिश की है कि हम एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ सिस्टम बनाएं और उसमें हमारा इंस्टीट्यूट बने जो वायरोलॉजी का और हमारा कहते हैं लेबोरेटरी का काम करे। एक क्रूशियल क्यों होगा? इसलिए होगा कि हमारा जो डिसीज जो सर्विलांस है और जो हमारे डायग्नोस्टिक कैपेसिटीज हैं वो कंट्रोल में बढ़ेंगी। तो जो इसके लिए उन्होंने हेल्थ को लेकर जो काम किया, वो 13,192 करोड़ रुपया दिया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए। तो हेल्थ और वेलनेस सेंटर के लिए अलग से बजट का एलोकेशन हो गया है। जो तीसरी योजना क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY। यह क्या है? यह एक फ्लैगशिप स्कीम है। यह लॉन्च की गई है बाय गवर्नमेंट इन जनवरी ये फ्लैग जो लॉन्च की गई गवर्नमेंट से लेट 2018 में। यह किसका पार्ट है? यह आयुष्मान भारत का भाग है। जो आयुष्मान भारत का इनिशिएटिव था, उसका यह एक भाग है। जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, उसमें यह एस्टिमेट किया गया है, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें यह एस्टिमेट किया गया है, उसमें यह एस्टिमेट किया गया है कि जैसे हमने एक इन्फेंट मॉर्टेलिटी की बात की थी कि हमारे 100 में से एक बच्चे 5 साल की उम्र को नहीं देख पाते हैं। जो हमारे बच्चों की मृत्यु दर 2015-16 में थी और जो हमारे बच्चों की मृत्यु 2019-20 में है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों ने PMJAY पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, उन राज्यों में डेथ रेट में रिडक्शन हुआ। जिन राज्यों ने PMJAY पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया और जिन राज्यों ने PMJAY पॉलिसी को अडॉप्ट किया, दोनों राज्यों के डेथ रेट में 12% का फर्क है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, द इकोनॉमिक सर्वे एस्टिमेट्स दैट ए 20% डिक्लाइन इन इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट
The economic survey has a 20% decline in infant mortality rate between 2015 and 2019-20 in state that adopted PMJ compared to a 12% decline in state that did not. तो जिसने अडॉप्ट किया उसमें 20% का कम हुआ है, जिसने अडॉप्ट नहीं किया उसमें 12% का हुआ है। मतलब क्या हो गया कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी में रेट में कम तो आ रहा है, लेकिन उस रेट कम होने के प्रतिशत में फर्क आ रहा है। जिसने पीएमजे पॉलिसी को अपनाया वहां पर 20% की कमी आई है, और जिसने पीएमजे पॉलिसी को नहीं अपनाया वहां पर 12% की फर्क आई है। गॉट दिस पॉइंट? कि ये इकोनॉमिक सर्वे कहना क्या चाह रहा है? ये इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है? वो बहुत से आंसर्स आपको लिखने का व्यू पॉइंट देता है। तो जो पीएमजे पॉलिसी है, जो सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसको जिन राज्यों ने अपनाया और जिनमें नहीं अपनाया, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर राज्य ने अकेले कार्य किया तो उस कार्य की सीमा रही। जब राज्य ने केंद्र के साथ सहयोग करके काम किया तो उस राज्य की सीमा का विस्तार हुआ। अब आप इसको पॉलिटी में यूज कर सकते हैं। कैसे? जो हमारा एक फेडरलिज्म है, जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जहां केंद्र और राज्य संबंधों की बात कही जाती है, और केंद्र और राज्य एक साथ किसी काम को करते हैं तो रिजल्ट ज्यादा बेहतर आता है इन कंपैरिजन जब केंद्र अलग काम करे, राज्य अलग काम करे। अगर आप इस बात को कहना चाहें, मान लो आप इंटरव्यू में बात कह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल मेरे पास है जो पीएमजे योजना है। पीएमजे योजना ने वह ऐसी योजना है, राज्य चाहे स्वीकार करें ना स्वीकार करें, लेकिन जिन राज्यों ने स्वीकार किया वहां पर बच्चों की मृत्यु दर में 20% का फर्क आया 4 साल के दरमियान। जिन राज्यों ने स्वीकार नहीं किया वहां पर 12% का फर्क आया। तो 8% का एडवांटेज मिल रहा है अगर आपने पीएमजे पॉलिसी अपनाई, क्योंकि पीएमजे पॉलिसी सीधा अटैक करती है उन बीमारियों पर जिनसे बच्चों की मृत्यु होती है। तो जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, जो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके कारण ये फर्क आता है। अब हमने एक और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमने आयुर्वेद को प्रमोट किया है। जो हमारी मिनिस्ट्री है आयुर्वेद, योगा और नेचुरोपैथी, जिसमें यूनानी, सिद्धा, एलोपैथी, आयुष, इसका नाम है आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, उन्नई, सिद्धा, एलोपैथी, आयुष, उसमें 40% की बढ़ोतरी की गई है। एक कंसिडरेबल पोटेंशियल है हमारे आयुर्वेद को प्रमोट करने। आप लौट जाइए मेरे कल्चर के लेक्चर पे, जब मैंने बताया था कि हमारे आयुर्वेद में क्या क्या खास बात है। मैंने आपको पूरा एक टॉपिक दिया था कि जो आधुनिक अस्पताल की अवधारणा है, इसको सुश्रुत ने किया था। अगर आप याद करिए, मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया था कि सुश्रुत ने एक अच्छे अस्पताल की अवधारणा बताई थी। उस अच्छे अस्पताल की अवधारणा आज भी हमारे यहाँ मानी जाती, उसी तरह की है। दूसरा, जो हमारा प्राचीन इतिहास है जिसमें शल्य और योग पर काम किया गया है, जो बहुत कुछ प्रमोशन को हेल्प करता है। तो हमारे पास एक कंसिडरेबल कहते हैं पोटेंशियल है इसको बढ़ाने का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यह तो केंद्र ने की थी, नीति बना दी, अब राज्य क्या करें? राज्यों के लिए जरूरी क्या है? जो बजटरी एलोकेशन होता है हेल्थ का, यह टाइम पे दिया जाता है और बढ़ाया जाता है। तो यह इंश्योर होना चाहिए जो एडिक्वेट फंड्स फॉर क्रिटिकल और क्लोज सेक्टर्स हैं, जिसमें न्यूट्रिशन है, वाटर है, सैनिटेशन है, यह समय पर मिले और राज्य उसका ठीक से इस्तेमाल करें। अब जो हेल्थ को इंक्रीज करने का जो मामला है वह कौन करता है? हेल्थ क्या है? वह किस सूची का विषय है? वह समवर्ती सूची का विषय है। एक सवाल आपको और मिल गया कि शायद मेरे ख्याल से आ भी चुका है प्रीलिम्स में, किसी एक साल आया भी है। हेल्थ में राज्य भी काम करता है और केंद्र भी काम करता है। तो जो हेल्थ में काम करने की बात है उसके लिए सेंटर एलोन काम नहीं कर सकता है। उसका रीजन क्या है कि जो हमारा नेशनल हेल्थ अकाउंट है, जो 2017 बोलता है कि 66% स्पेंडिंग करता है स्टेट। तो जब स्टेट ज्यादा स्पेंडिंग करता है तो स्टेट की जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो जो हमारा हेल्थ है उसमें हम काम करने की कोशिश करें। यह हेल्थ के बारे में आपका एक विस्तृत व्याख्यान हो गया।
मेरे ख्याल से कुछ छूट तो नहीं रहा है, जितना मैंने इससे और नेट से देखा समझ आ गया है। एक आपका फॉर्म का 2-3 इशू करते हैं, मेरे ख्याल से ये लास्ट आपका टॉपिक कवर करते हैं। देखिए एक बात चल रही है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट हैं। एक बात क्या चल रही है जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि हम अपने क्रॉप का रोटेशन करें, ठीक है, हम एक ही क्रॉप पैदा न करें। तो जो एक नई बात उठ रही है कि अगर हम एक ऐसा नियम बना दें कि हर राज्य अपने क्रॉप्स का रोटेशन करें, तो क्या ये संभव है? देखिए एक नियम से सारे काम नहीं हो सकते हैं, माइंड का एप्लीकेशन आवश्यक है। जहां पर एलिवल सॉइल है, अच्छी इरिगेशन है और एक सेंचुरी की लॉन्ग ट्रेडिशन है, और जहां पर साइंस का एप्लीकेशन हो रहा है, वहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि हम अगर यहां पर खाद्यान्न की स्थिति को बदल देते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। तो हमको समझने की जरूरत क्या है कि हमारी जमीन किस तरह की है। ऐसा तो होता नहीं कि जहां पे आप गेहूं पैदा कर लो वहां पे आप कॉटन पैदा कर लो, जहां आप चावल पैदा कर लो वहां शुगर। ऐसा तो होता नहीं है। हर जमीन की एक तो एक बात आपको क्या समझनी है कि जब आप फार्म लॉ के बारे में लिखें तो आप इसको भी लिख सकते हैं, सारी बात कहने के बावजूद, कि एक कानून या एक नियम सब पर लागू नहीं हो सकते हैं। अगर कहीं अच्छी एलुवियल सॉइल है, अच्छा इरिगेशन है और सैकड़ों साल से साइंटिफिक इन्वायरमेंट के साथ वहाँ पर एक फसल पैदा की जा रही है, तो इस बात को सोचना चाहिए अगर हाईएस्ट यील्ड वहाँ से आ रहा है और हम अगर किसी दूसरे फसल को ले आते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए यह एक एडवाइस, क्या सही एडवाइस है कि हम डाइवर्सिफिकेशन करें। आउटकम क्या गया? डाइवर्सिफिकेशन एक लॉजिक और साइंटिफिक प्रिंसिपल पर होना चाहिए। गॉट इट? डाइवर्सिफिकेशन की बात तो की जा रही है, डाइवर्सिफिकेशन का कोई विरोध नहीं है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन एक साइंटिफिक और लॉजिकल आधार पर होना चाहिए। मान लीजिए आपको GS4 में सवाल आता है, फॉर एग्जाम्पल, कि GS4 में भी सवाल बनाने की संभावना है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होकर आप जा रहे हैं, आप उस क्षेत्र चूँकि आप DM सब होता ही है, तो आप कृषि को भी हेड करेंगे। तो कृषि के में जो आपके अंदर में जो अधिकारी होंगे, जो कृषि वैज्ञानिक होंगे, उनसे बात होगी आपकी। तो ये सवाल बन सकता है कि यह आपने वहाँ पर गेहूँ के बजाय आपने सब्जी बोने का आदेश दे दिया है, वहाँ की जनता आंदोलन पे रत हो गई है, अब आप वहाँ क्या करेंगे? तो आप वहाँ पे ये कह सकते हैं कि देखिए हर जगह की एक अपनी परिस्थिति होती है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे, देखिए हमेशा मैं कहता हूँ नंबर जनरल आंसर पे नहीं मिल सकते हैं। यही मैंने आज जितेंद्र शुक्ला को बोला कि अभी तक तुमने जनरल आंसर्स लिखे हैं, आप एक स्पेसिफिक आंसर लिखने की कोशिश करो। जब तक स्पेसिफिकेशन आंसर नहीं आएगा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्या स्पेसिफिकेशन है कि जहाँ पर एक अच्छी एलुवियल सॉइल है, जहाँ पर अच्छा इरिगेशन है, जहाँ पर बहुत से सालों के अच्छे कृषि के अनुभव है, साइंस का इस्तेमाल हुआ है, और ऐसा नहीं दिख रहा है कि वहाँ पर फसल चक्र को बदल देने से बेहतर फसल प्राप्त होगी, वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है या नहीं, यह समझने की जरूरत है। तो डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है या नहीं, अब आपको अगर यह पता है कि गेहूं में कौन सी सॉइल यूज होती है, कॉटन में कौन सी सॉइल यूज होती है, अगर आपने आंसर में इसको लिखा कि गेहूं के लिए एलिवल सॉइल यूज होती है, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल यूज होती है, तो एग्जामिनर को क्या पता लगता है, इस कैंडिडेट को एहसास है, ये कैंडिडेट बेहतर पब्लिक को हैंडल कर सकता है। बात सही भी ना भाई, नॉलेज ही तो बेस्ट है ना। मैं आपको हैंडल क्यों कर पा रहा हूँ, उसका एक ही रीजन है कि मैं नॉलेज गेन करता हूँ। अभी नॉलेज गेन ना करो आपको हैंडल नहीं कर सकता। अभी 4 सवाल कर दोगे मेरे को, मुझे उसका जवाब ही नहीं आएगा। तो उसी तरह एक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको आइडिया है, एक एस्पायर उसको आइडिया, तो बेहतर आंसर कर सकता है। तो यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस समझिए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, एक लॉ नहीं हो सकता, लॉ विथ फ्लेक्सिबिलिटी। एक कानून नहीं हो सकता है, कानून लचीलेपन के साथ होना चाहिए। जिसे भारत का संविधान है वह लचीला है, वह इस बात की आज़ादी देता है कैसे आप देश काल परिस्थिति के हिसाब से काम कर सकें।
तो यह अगर आप इस तरह से देखें तो शायद आपको बेहतर चीज, एक ही लाइन आपके काम की है, बाकी तो सब रिपीटिशन है। यूनियन बजट पे एक दृष्टिकोण है प्रणब सेन का, 4-5 पॉइंट है, बस वही 4-5 पॉइंट आप लिख ली, बाकी काम का नहीं है। अब वो क्या बोलते हैं कि आपने जो यहाँ पर भारत में अपने निवेशों को बेच के पैसा कमा रहे हो, आप कोई नया निवेश नहीं कर रहे हो, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रहे हो। आप प्राइवेटाइजेशन कैसे कर रहे हो? अपने ही निवेश को प्राइवेट हाथ में दे रहे हो। आप कोई नया प्राइवेट सेक्टर तो नहीं बना रहे हो। तो उन्हें पहली बात उन्होंने क्या कही है कि जो आपका प्राइवेटाइजेशन है वह नए प्राइवेट संस्थानों को बना के नहीं हो रहा है, आप अपने ही संस्थानों को बेचकर बना रहे हो। तो आप क्या है, जो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी है वह आपकी नहीं हो रही है। आपने इन्वेस्टमेंट किया क्या है? आपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को इनकैश किया है। यू हैव इनकैश्ड ओनली एग्जिस्टिंग एसेट्स और मोनेटाइज ओनली एग्जिस्टिंग एसेट्स। यू हैव नॉट क्रिएटेड ए न्यू एसेट। इट इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप इन माइंड, आपको काम में आएगा। दूसरा, जो हमारा प्राइवेटाइजेशन है वो किस समय हो रहा है? जब हमारी इकोनॉमी रिसेशन में है। बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, प्राइवेटाइजेशन का टाइम गलत है। तो इकोनॉमी जब रिसेशन में है तब वह नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट को यह देखना चाहिए कि कब प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए। और जो ग्लोबल एक्सपीरियंस, दूसरा उन्होंने बोला है बैड बैंक का, कि जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है बैड बैंक का उसको समझना चाहिए। अब आप बैड बैंक में कर क्या रहे हो? उनका कहना है कि आप बैड बैंक में आप एसेट को कहते हैं एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी बना रहे हो। तो जो रिसेट कंपनी बना रहे हो उसमें फंड की बात कौन करेगा? फंड की अवेलेबिलिटी कौन देखेगा? तो उनका कहने का मतलब पूरा मोटे तौर पे क्या था? 2 लाइन में उनकी बात कही है। उन्होंने कही है, एक तो क्या कहा है कि आप जो प्राइवेटाइज कर रहे हो उसमें एसेट को क्रिएट नहीं कर रहे हो, एग्जिस्टिंग एसेट को आप मोनेटाइज कर रहे हो। दूसरी बात क्या कही? आपके जितने सुधार कार्यक्रम हैं वो सुधार कार्यक्रम ठीक है, लेकिन उन सुधार कार्यक्रमों का समय ठीक नहीं है। क्या है, एक अगर आप मोर देन वन व्यू जानते हो तो शायद आपके लिए बेहतर होता है। ये क्या थोड़ा ज़्यादा इकोनॉमिक्स है, आई डोंट थिंक कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। आई विल सी फर्दर, अगर जरूरत पड़ती है मैं देखता हूँ। जो ज़्यादातर चीज़ कही गई है उन्होंने क्या है, जो फार्मर का टैक्सेशन है वो कैलकुलेट करने की कोशिश की है। आई थिंक इट्स प्रीमैच्योर फॉर यू। आई विल कीप इट विथ मी एट द टाइम ऑफ मीन्स, आई विल सी इट कि आपके काम का है कि नहीं है। एक है पार्टीजन ऑफ फेडरलिज्म। इसमें 4-5 पॉइंट आप चाहे देख सकते हो। पहला पॉइंट क्या लिखो कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने सेंट्रल टैक्सेस का जो डिवोल्यूशन है आर्टिकल 280 के तहत उसमें रिकमेंडेशन किया है, और जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है 1.8 लाख करोड़ स्टेट को प्रोवाइड की गई है इन द बजट। दूसरी बात क्या है इनमें, उन्होंने 42% जो सेंट्रल टैक्स है उसका डिवोल्यूशन किया है स्टेट में, लेकिन जब इसको रिकैलिबर किया गया तो 1% निकाल लिया उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए। गॉट इट? दोनों फैक्ट में पहले बता चुका हूं। एक ख्याल से यही 2 पॉइंट था, बाकी 3-4 पॉइंट अभी प्रीमेच्योर हैं। आई विल सी लेटर ऑन। मेरे ख्याल से इट्स इनफ फॉर द डे। लंबा क्लास हो गया, कई बार नेट परेशान भी किया। देखिए 2-3 चीज़ें मैं कल के रिजल्ट से कंक्लूड करने की कोशिश जरूर करूंगा। एक तो कंक्लूजन क्या है, जितेंद्र शुक्ला का नहीं हुआ, ही वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड, ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग। लेकिन जितेंद्र शुक्ला की अगर मैं आपकी पढ़ाई बताऊं तो आप लोग उनसे बहुत ज़्यादा आगे हो। वो कैसे मेंस पास किए, मैं इसमें भी सवाल खड़ा करूंगा। उन्होंने लक्ष्मीकांत की भी किताब नहीं पढ़ी है, जिसको हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं।
इफ़ यू सी द मार्गदर्शन टीचिंग, हम लोगों ने लक्ष्मीकांत की किताब को रिजेक्ट किया हुआ है। हम लोग उसको बेसिक बुक पे लाके उसको खड़ा कर दिए हैं कि वो किताब मेंस में काम की नहीं है, प्री में काम की है, लेकिन प्री में भी काम नहीं करती है। उन्होंने वो किताबें नहीं पढ़ी थी, वो शार्प कैंडिडेट है, तेज है, उन्होंने काम कर लिया। दूसरा, उन्होंने इतिहास लिया हुआ है, लेकिन मुझे इस बात में पूरा शक है, कोई भी आदमी इतिहास इस तरह से नहीं पढ़ता है जैसे हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि मैं इतनी जगह घूम के आया हूं, मैंने कहीं देखा नहीं है इसके आसपास इतिहास कोई पढ़ता हो। आप लोग घूमे होंगे, मैं जहां जहां गया हूं, उनका इतिहास एक वैकल्पिक विषय है। वो इतिहास को अपने वैकल्पिक विषय से चेंज करना चाहते थे। उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है एसडीएम होने का, बहुत पोटेंशियल है। क्योंकि उनकी अगर इफ यू सी द हिस्ट्री, क्या ना, कोई आदमी अपने कर्मों से जाना जाता है। वह एक बहुत ही ज़्यादा गरीब घर का लड़का था, 16-17 साल की उम्र में परिवार को सपोर्ट करना था, वो सेना में चला गया। 20 साल सेना में नौकरी की। सेना की ज़िंदगी बहुत कठिन है, सिपाही की ज़िंदगी क्या होती, कुछ नहीं होती है। वहाँ से बाहर आया, उसने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया, उसने जेआरएफ क्वालिफाई किया। उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसने इंटरव्यू दिया। लेकिन क्या है, वह जिद पे है कि नहीं, हमको आगे करना ही करना है। हमेशा आदमी जब असफल होता है उस समय दुखी होता है, लेकिन बाद में अपने को सहेजता है। तो कल शाम को बहुत दुखी उसका नहीं हुआ था, क्योंकि वॉज वेरी मच बहुत एक्सपेक्ट, और उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ था। आई वॉज ऑल्सो शॉक टू सी उसका नहीं हुआ। मैंने आपको कहा भी था कि उसका होगा ही होगा। वह फिर से एग्ज़ाम देगा। देखिए, अपनी स्ट्रेटजी एकदम क्लियर है कि 2021 में सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। अपने हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग फूटिंग पे इस समय खड़े हैं। अगर आप देखें तो जिस तरह के हम लोग स्टैंडर्ड पे पहुंच चुके हैं, वहां पहुंचना आम लोग के लिए आसान है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग कर रहे हैं। एक पक्ष क्या हो सकता है, आप ज़्यादा पढ़ा रहे हो, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, आई एग्नाइज बोथ वे। एक पक्ष क्या बोलता है, आप ज़्यादा पढ़ा रहे हो, लेकिन ज़्यादा पढ़ाना तो नुकसान नहीं करता ना, नुकसान तो कम पढ़ाना करता है। जैसे आपको मैंने जो एनालाइज किया, 3-4 घंटे मैंने पढ़ा, कितना देर लगा, 45 मिनट, 50 मिनट। अगर मैं स्लो पढ़ाता हूँ, चीज़ों को रिपीट करता हूँ, अगर आप उसको एक ही, जो मेरा क्लास आजकल होता है 1.25 घंटे 1.5 घंटे का, वो क्लास होता है 1 घंटे का ही, उसमें 30 मिनट तो जाता है रिपीटिशन में। रिपीटिशन क्यों जा रहा है, बिकॉज कि मुझे लगने लग गया है कि आप लोगों को स्लो टीचिंग की आवश्यकता है। सही है गलत है तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे अंदर यह ओपिनियन बन चुकी है कि यू ऑल नीड द स्लो टीचिंग। तो स्लो टीचिंग करने के कारण क्या होता है कि जो काम 1 घंटे में होता है वो 1.5 घंटे में चला जाता है। तो छोटी सी बात थी। दूसरा क्या, हर पे आपको 5-5, 7-7 पॉइंट मिले, आपका तो समय खराब नहीं हो रहा ना। अगर मैं बोलूँ आप ही सारा पढ़ो तो शायद मेरी राय गलत हो सकती है, इट में। दूसरा, आप लोग क्या करो, आप लोग मेंस के पेपर देखना शुरू करो, आपको परफॉर्मेंस बिल्डअप होगा। जो पढ़ाया जाता है वो कहीं कहीं लिखने का स्कोप दिख रहा है। आप लोग अगर मेंस का देखो पेपर, जो पढ़ाया जाता है आपको कहीं कहीं दिख जाएगा, यार ये तो वहाँ लिख सकते हैं, है कि नहीं साहब।